हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं चैप्टर 21 की सॉल्व एक्सरसाइज, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंट्रोडक्शन टू नेचुरल फार्मिंग। ये आपका ग्रेड 9 सोशल साइंस बुक का चैप्टर है, उसकी हम एक्सरसाइज को कर रहे हैं। सबसे पहले दिया है सेक्शन, करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। जो फार्मर्स थे इंडिया के, वो इंडिपेंडेंस से पहले कैसे खेती करते थे, किस तरीके की खेती करते थे? ऑर्गेनिक फार्मिंग, ट्रेडिशनल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग या केमिकल फार्मिंग? करेक्ट आंसर है ट्रेडिशनल फार्मिंग। कौन सी जो है प्रैक्टिस कहलाती है जिसमें जो है गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है पैसे के बदले में? उसको कहते हैं हम बार्टर सिस्टम। किस और नेम से इंडियन कल्चर जो है वो जाना जाता था? इंडियन कल्चर को जाना जाता है सेज एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन के नाम से भी। दूसरा सेगमेंट है कि आपको बहुत ही स्मॉल वन सेंटेंसेस में या बहुत कम लाइंस में आपको आंसर बताना है। क्या रीजंस हैं कि जो फार्मिंग कॉस्ट है वो बढ़ गई? तो जो रीजंस थे फार्मिंग कॉस्ट के बढ़ने के, उसमें था कि जो फार्मिंग कॉस्ट बढ़ी उसका था एक्सेसिव यूज केमिकल्स का करने के कारण, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर जो है उनका यूज करने के कारण, दोबारा से मल्टीपल क्रॉपिंग करे जा रहे हैं आप सेम लैंड पर, जिससे सॉइल जो है वो हार्ड हो गई, मेकेनाइजेशन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बढ़ गया, और इसके कारण जो पानी का खारापन है वो भी बढ़ गया क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सिंचाई कर रहे थे। इसलिए जो है जो फार्मिंग कॉस्ट थी वो बढ़ती जा रही थी। किसने जो है प्राइमरी रिसर्च और स्टडी करी नेचुरल एग्रीकल्चर के बारे में? तो जो प्राइमरी रिसर्च और स्टडी है नेचुरल एग्रीकल्चर की, वो करी गई डॉक्टर सुभाष पालेकर के द्वारा। कौन सी ऐसी चीज है जो हार्म करती है पेस्ट को, बर्ड्स को और माइक्रोब्स को, जो कि बहुत यूजफुल है एग्रीकल्चर के लिए? तो जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं केमिकल फार्मिंग में, मेनली वो हार्म करते हैं पेस्ट को, बर्ड्स या माइक्रोब्स, जो कि बहुत यूजफुल है एग्रीकल्चर के अंदर। कौन सा एक अकेला स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है केमिकल फार्मिंग का? तो आप सभी जानते हैं नेचुरल फार्मिंग जो है वो अकेला अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव माना जाता है केमिकल फार्मिंग का। थर्ड सेगमेंट है, आपको ये जो टर्म्स दी है इनको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले दिया है रूरल सेल्फ रिलायंस। रूरल सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है गांव जो है वो अपने आप में आत्मनिर्भर हो, जब वो जो भी खाना है, चीज़ें हैं, या जो बेसिक ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं उनको वो लोकली जो है प्रोड्यूस कर पाए। इससे क्या होता है, चाहे बाहर का मार्केट हो या शहर हो, उस पर उसकी डिपेंडेंसी कम होती है और उसको काफ़ी मदद मिलती है अपने जो गांव के हालात हैं, आर्थिक कंडीशन जो है उसको और बेहतर बनाने में। दूसरा दिया गया है वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन का मतलब हुआ पानी को बचाना और सोच समझ के इस्तेमाल करना ताकि उसका वेस्टेज ना हो। इसमें जो मेथड्स आते हैं उसमें आया आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्रॉपर इरिगेशन और अननेसेसरी यूज जो वाटर का है उसको कम करना, ताकि जो वाटर है वो आगे आने वाली जनरेशंस के लिए भी अवेलेबल हो पाए। फोर्थ सेगमेंट में है आपको कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनके रीजंस बताने हैं और इनको एक्सप्लेन करना है। नेचुरल फार्मिंग टू सेव काउ लीनिएज। इंडियन कल्चर में जो गाय होती है उसको वर्शिप करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। साइंटिफिकली देखा जाए तो हमारे यहाँ की जो गाय हैं वो बैकबोन मानी जाती है नेचुरल फार्मिंग की, क्योंकि उनका जो डंग होता है यानी जो गोबर होता है उसमें बहुत सारे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जो काऊ की यूरिन होती है, मिल्क है, उसका घी है, इन सब का जो है बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसीलिए अगर हम नेचुरल फार्मिंग को अपनाते हैं तो जो काउस की इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाएगी, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलेगी और उनकी जो लीनिएज है वो भी आगे प्रोटेक्ट हो सकती है। नेचुरल फार्मिंग टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ फार्मर्स। अभी क्या है, आज की डेट में इच्छा क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिले, और इसी चक्कर में जो किसान हैं वो खर्च ज़्यादा करते हैं और प्रॉफिट यानी जो मुनाफा होता है वो उन्हें कम होता है। नेचुरल फार्मिंग जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम करती है, प्रॉफिट भी बढ़ाती है और फार्मर्स को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती है। जो लैंड हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, दोनों की हेल्थ को इम्प्रूव करती है और पॉजिटिव चेंजेस लाती है फार्मर्स की लाइफ में। इसलिए जो है नेचुरल फार्मिंग बहुत बेटर है फार्मर्स की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। फिर नेचुरल फार्मिंग फॉर हेल्थ। अब जो नेचुरल फार्मिंग है उसमें ना तो केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का यूज होता है, तो जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है वो कंप्लीटली केमिकल फ्री होता है।
इससे क्या होता है कि आप डिजीजेज आपको नहीं होती हैं, जो आपके खाने में एक्सेसिव मात्रा में केमिकल जा रहा है उसका जब उपयोग ही नहीं होगा तो उससे आपका जो खाना है वो हेल्दी होगा, आप बीमार नहीं होंगे। जो क्रॉप्स हैं वो रिच होती हैं न्यूट्रिएंट में और उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है जो प्रमोट करती हैं एक हेल्दी लिविंग और लॉन्गेविटी को। फिफ्थ सेगमेंट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर रिक्वायरमेंट। आपको डिटेल बताना है ओरिजिन और क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे ग्रीन रेवोल्यूशन के। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसकी शुरुआत हुई 1960s में, ताकि फूड प्रोडक्शन को कंट्री में जैसे इंडिया है उसको बढ़ाया जा सके। उस समय क्या था, शॉर्टेज चल रही थी फूड की, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स होते हैं, जिन्हें HYV सीड्स कहते हैं, साथ में केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए। साइंटिस्ट थे जैसे नॉर्मन बोरलॉग, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इनके डेवलपमेंट में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तो बढ़ाया, खास तौर से वीट और राइस का, और फूड सिक्योरिटी हासिल करने में बहुत मदद करी। फार्मर्स जो है अब वो मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे, मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे जो उनकी प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ रही थी। पर इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। इस एक्सेसिव यूज करने से केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, उससे क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी को हार्म होता है, साथ ही साथ एनवायरनमेंट को भी। इससे कॉस्ट ऑफ फार्मिंग बढ़ती है, फार्मर्स ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं केमिकल्स पर और मशीन्स पर। वाटर रिसोर्सेज ओवर यूज होते हैं और जो छोटे किसान हैं उन्हें फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। दूसरा है नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, उसको डिटेल में बताना है। नेचुरल फार्मिंग एक ऐसा मेथड है एग्रीकल्चर का जो है प्रकृति के नियम को फॉलो करता है, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या हार्मफुल इनपुट्स का इस्तेमाल नहीं करता। ये रिलाई करता है नेचुरल रिसोर्सेज पे, जैसे काउ डंग है, काउ यूरिन है, कंपोस्ट है, और साथ ही साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए बहुत ज़्यादा जैसे ये उपयोगी होते हैं सॉइल फर्टिलिटी और प्लांट ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। नेचुरल फार्मिंग में क्रॉप्स जो इस तरह से उगाए जाते हैं कि जो आपकी सॉइल की हेल्थ है, वाटर है, एनवायरनमेंट है, वो सब सुरक्षित रहते हैं। एनकरेज करता है लोकल सीड्स के इस्तेमाल को, मिक्स्ड क्रॉपिंग को और मिनिमम डिस्टर्बेंस सॉइल के लिए। इस मेथड से कॉस्ट ऑफ फार्मिंग कम होती है, क्योंकि फार्मर्स को जो है एक्सपेंसिव केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स नहीं खरीदने पड़ते। नेचुरल फार्मिंग जो है वो केमिकल फ्री और न्यूट्रिशनस फूड देती है हमें, जो हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इससे इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहता है, सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव होती है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलता है। इसीलिए नेचुरल फार्मिंग एक सेफ, इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड फार्मिंग का माना जाता है। थर्ड है इंडियन एग्रीकल्चर को कल्चर ऑफ सेज एग्रीकल्चर भी क्यों कहते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर को जो है कल्चर ऑफ सेज एग्रीकल्चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है, जो हमारे पहले के सेजेस थे यानी जो ऋषि मुनि थे, उनकी जो ज्ञान था या उनके जो सिद्धांत था उस पर आधारित है। ये जो सेजेस हैं ये नेचुरल मेथड जो फार्मिंग के थे उनको फॉलो करते थे, जिससे जो है वो नेचर की रिस्पेक्ट करते थे और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखते थे। उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज के इस्तेमाल को प्रमोट किया, काउ बेस्ड प्रोडक्ट्स को और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। इसीलिए इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है विजडम को, ट्रेडिशन को जो हमारे सेजेस का था, और इसीलिए उसको सेज एग्रीकल्चर कहा जाता है। तो ये थी आपकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज। आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन।